हे गाइस, तो ये हमारा 11th के लेक्चर का अगला वीडियो है और आशा करते हैं कि तुम सब मस्त हो गए एकदम फर्स्ट क्लास, है ना। तो हमने जो 11th का लेक्चर था इसमें दो चीज़ें पढ़ी थी अभी तक। क्या क्या पढ़ा था? यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था, बेसिक इंट्रोडक्शन। और इसके बाद हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट के बारे में पढ़ा था। ठीक। और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ 10 फार्मूले थे, 10 फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट भी डिफाइन करी थी कि कैसे कैसे उनकी डिराइव्ड यूनिट हम निकालते हैं। बात क्लियर? तो आप सबने वो वीडियो देखा होगा तो अच्छा लगा होगा। कुछ समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, तो इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक, आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। तो हम लोग उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। आज हमको डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में कुछ यूनिट्स वगैरह की जानकारी करनी थी, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ नई चीज़ पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। और डायमेंशंस के साथ ही हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स और डायमेंशन साथ साथ कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। और ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम देने की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जेई का एग्ज़ाम देने की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर उठा के देखोगे तो हर साल 4 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक। दूसरी बात कि अगर आप आज का लेक्चर एकदम ध्यान से पढ़ते हो तो अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे जिस एग्ज़ाम का, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्रैक हो जाएंगे, जितना भी आपका डायमेंशन से रिलेटेड होगा टॉपिक। बात क्लियर? तो ध्यान से पढ़ना। तो हेडिंग डाल लो, काम वही है, अपनी कॉपी निकालो, पेन निकालो और अपने आप से नोट्स बनाओ, और हम डायमेंशंस और बाकी हम जो है आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशंस ये बेसिकली पावर्स होती हैं और किसके ऊपर होती है? पावर्स हैं, बट किसके लिए? डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स। किसकी पावर्स? ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके ऊपर हम कुछ पावर्स रेज करते हैं। बात क्लियर? तो उन्हीं पावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं, है ना। अब कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमको पता है क्या होती हैं, लेकिन फटाक से एक बार हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हम लोगों ने यूनिट भी देख रखी थी। फटाक से टेबल बना लो, यूनिट। और जब भी हम डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है। बात क्लियर? यानी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपकी हैं, जैसे लेंथ हो गई, है ना, तो लेंथ का यूनिट हमको पता है मीटर है, बट जब हम इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम लिखते हैं कैपिटल एल। बात क्लियर? तो ये इसका हो गया डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। बात क्लियर? तो लेंथ का जो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो गया वो क्या हो गया? कैपिटल एल। अगर आप मास का देखोगे तो मास का जो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे आपको पता है इसका यूनिट केजी है। अगर आप टाइम का देखोगे तो टाइम का सेकेंड यूनिट होता है, बट इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डायमेंशनल फार्मूला में कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप टेम्परेचर के लिए देखोगे तो टेम्परेचर का यूनिट सबको पता है क्या होता है? केल्विन। लेकिन जब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे या तो इसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ बुक्स में आपको थीटा ही मिलेगा, तो हम लोग भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी टेम्परेचर की थीटा से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट अगर आप देखोगे तो करंट का यूनिट था एम्पियर, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे कैपिटल ए होता है। ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बात क्लियर? इसके लिए हमको पता है मोल होता है यूनिट, और इसको जब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल। बात क्लियर हो गया? आगे अगला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो आपको ये फिजिकल क्वांटिटीज़ तो पता ही होगी सारी की सारी फंडामेंटल। इसका यूनिट होता है CD, एंड इसको रिप्रेजेंट भी हम लोग CD से ही करते हैं। बात क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है।
लेंथ को कैपिटल एल से, मास को कैपिटल एम से, टाइम को टी से, थीटा टेम्परेचर को थीटा से, करंट को ए से और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल MOL एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD से। ठीक, अब जो आपका ये डायमेंशंस होती हैं ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, बात क्लियर। ये तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशंस है वो हमने बगल में लिख रखी हैं। ये इनका रिप्रेजेंटेशन भी है और यही इनका डायमेंशन भी है, बात क्लियर। अब हमको पता है फंडामेंटल से हम क्या बनाते हैं, डिराइव्ड बनाते हैं। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो होंगी उनकी भी तो कुछ डायमेंशनल यूनिट आएंगी, डायमेंशनल फार्मूला बनेगा। तो वो जो डायमेंशनल फार्मूला बनता है वो बेसिकली इन फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन फंडामेंटल जो डायमेंशन हैं, इनके ऊपर हम कुछ पावर रेज करते हैं, बात क्लियर। यानी कि अगर आप देखो तो MLT हमने लिखा, इसकी पावर 0, 1, 2 या ABC जो आप लिखना चाहो लिख लो। अब देखो ये जो ABC हमने पावर इसके ऊपर रेज कर दी, तो ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बन गई, बात क्लियर। तो इसीलिए अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे डायमेंशंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। लिख लो पावर, इसका फटाक से डेफिनेशन लिख लो। Dimensions of any physical quantity are the powers of fundamental physical quantity। PQ का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। are the powers of fundamental physical quantities must be raised, बात क्लियर। तो जितनी भी हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनकी जो डायमेंशंस होंगी वो डायमेंशन कहाँ से आएंगी, वो डायमेंशंस आ जाएंगी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से। और इनके ऊपर जब हम पावर रेस करते हैं वही हमारे पास क्या होती है, वही हमारे पास डायमेंशंस होती हैं। अब आपको पता है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास बहुत सारी, बात क्लियर। हम लोगों ने पढ़ा था वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और इसके अलावा और भी बाकी कई सारी चीज़ें थी। तो वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे और नोट करने के बाद उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग उनका डायमेंशन फार्मूला बनाते हुए चलेंगे, है ना। तो डायमेंशनल फार्मूला आप सबसे पहले तो आपके पास जो एकदम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक, तो कौन कौन सी आ जाएंगी, वेलोसिटी आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, फोर्स आ गया, मोमेंटम आ गया, स्ट्रेस आ गया, प्रेशर आ गया, स्ट्रेन आ गया, तो इन सब का निकालेंगे। तो अब आगे हेडिंग डाल लो, क्या, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, जब आप अपनी बुक उठा के पलट के देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी डायमेंशनल फार्मूला मिलेंगे, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलेंगी, कम से कम 100-200 फार्मूले तो आराम से ही होंगे। बट हम लोग 100-200 नहीं करने वाले यहाँ पे, हम लोग बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा करेंगे तो 20 से 25, है ना। तो आपको क्या सीखना है, आपको बस तरीका सीखना है कि कैसे हम लोग निकालेंगे फार्मूला। और दूसरी बात कि बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो आपको टाइम के साथ साथ मिलती चलेंगी, है ना। जैसे जैसे आप लोग चैप्टर में बढ़ते चलोगे आपके पास नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी नए चैप्टर में, तो आपको उसका फार्मूला भी मिल जाएगा वहीं पे, बात क्लियर, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो डालो फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला किसका, डायमेंशनल फार्मूला जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है हमारे पास कौन कौन सी हो गई, एकदम बेसिक। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं वेलोसिटी का, है ना। और हमको पता है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी आप सबको पता है होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट है क्या, डिस्प्लेसमेंट आपकी लेंथ है ना। और हमको पता था कि लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला था वो क्या था, कैपिटल एल। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे एल से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और टाइम के लिए कैपिटल टी। तो यहाँ से देखो आपका एक फार्मूला बन गया एल टी की पावर -1, ठीक। और इसको हम लोग एक कैपिटल ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक। ये इसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। तो बात क्लियर, अब आपको ये बात क्लियर हो गई। ये 1/t था, इसलिए टी की जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, है ना। दूसरा आपको पता है कौन सा, वेलोसिटी हमने निकाल लिया तो एक्सीलरेशन भी लगे हाथ निकाल देते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। फार्मूले भी आप लोग याद रखिएगा थोड़ा बहुत, अगर याद रख पाते हैं तो। चेंज इन वेलोसिटी
अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक, अब आपको पता है कि वेलोसिटी, अगर चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी इसको हम लोग डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, और वेलोसिटी का डायमेंशन हमने डायरेक्टली ऊपर निकाल रखा है क्या, एल टी की पावर -1, तो उठा लो भाई एल टी की पावर -1, और नीचे देखो फिर से टी आ गया तो टी, अब ये टी फिर से ऊपर जाएगा तो आपको एक नया फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाएगा एल टी की पावर -2। तो ये आपका किसका बन गया, एक्सीलरेशन का। तो आपने ध्यान दिया कि किया हमने कुछ नहीं, हमने बस जो लेंथ थी उसको एल से लिखा, जो टाइम था उसको टी से लिखा, जो मास आएगा तो उसको हम लोग कैपिटल एम से लिखेंगे। अगला देख लेते हैं, एक फटाक से ऐसा लेते हैं जिसमें मास भी हमको मिल जाए। तो अगला आप लिख लीजिए मोमेंटम, और मोमेंटम की जगह आप लिख लीजिए लीनियर मोमेंटम, ज़्यादा सही रहेगा, लीनियर मोमेंटम। बात क्लियर? तो ये आपका लीनियर मोमेंटम हो गया, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, अब मास के लिए हमको क्या पता है, मास का यूनिट केजी होता है, लेकिन इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल एम, तो कैपिटल एम लिखा, और वेलोसिटी के लिए हमने क्या लिख लिया, एल टी की पावर -1, ऊपर लिखा है हमें डायरेक्टली ऊपर से ही कॉपी कर दिया, और इसको हमने एक बड़े से ब्रैकेट में बंद कर दिया। और ये आपका हो गया किसका, मोमेंटम का फॉर्मूला, लीनियर मोमेंटम का। क्या हो गया, एम एल टी की पावर -1 हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आसान है एकदम सिंपल सा। मास के लिए एम, वेलोसिटी के लिए एल टी की पावर -1, ऊपर से हमने उठा के चिपका दिया, काम खत्म। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। चौथी फिजिकल क्वांटिटी फोर्स का निकाल लेते हैं। फोर्स हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन। ठीक, और मास का फिर हमको पता है क्या मिलेगा, कैपिटल एल, कैपिटल एम, और एक्सीलरेशन का भी हमने डायरेक्टली ऊपर निकाल रखा है क्या, एल टी की पावर -2। तो ध्यान से देखो तो आपके पास मिल गया फोर्स का भी। अब ये जो फॉर्मूला आया है इसको आपको थोड़ा इम्पॉर्टेंट मारना है, इम्पॉर्टेंट, और थोड़ा सा कोशिश करिए कि याद रखें। ठीक, एम थोड़ा सा 2 बार बोलिए साथ साथ, क्या होता है फोर्स का, मास इनटू एक्सीलरेशन, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी की पावर -2। क्या होता है, एम एल टी की पावर -2, है ना। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है क्या होता है, एम एल टी की पावर -2। क्योंकि कई फिजिकल क्वांटिटीज़ हमको ऐसी मिलती हैं जिसका फार्मूला फोर्स के फार्मूले से बनता है ना। उसमें जैसे प्रेशर अगर आप देखोगे तो फोर्स अपॉन एरिया मिल जाएगा। अभी हम लोग आगे और कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज जैसे देखेंगे जिसमें फोर्स अपॉन समथिंग, फोर्स इनटू समथिंग मिलेगा। तो आपको डायरेक्टली फोर्स का अगर डायमेंशनल फार्मूला याद रहेगा तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपको फोर्स का फिर से लिखना नहीं पड़ेगा कि मास इनटू एक्सीलरेशन, फिर एक्सीलरेशन का लिखा, फिर मास का लिखा। ठीक, तो थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिए। फोर्स हो गया। फोर्स के बाद अगला देख लेते हैं वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, आपने जो वर्क किया तो वर्क का भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। तो फोर्स के लिए हमने क्या बोला, अभी फोर्स का आप याद रखो फ्लो में क्या होता है फोर्स का, एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2 फोर्स का हो गया। डिस्प्लेसमेंट आपके पास एल है तो एल से लिख दिया। इन दोनों को जैसे ही कंबाइन करोगे तो एल की पावर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये कितना बन जाएगा, एल की पावर 2 बन जाएगा। तो मिल गया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया वर्क डन के लिए। बात क्लियर। तो वर्क डन का भी डायमेंशनल फार्मूला आपको क्लियर हो गया एकदम। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी सबने सुन रखी है ना, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। एम क्या है मास, वी क्या है वेलोसिटी। तो हाफ आपके पास क्या है, ये नंबर है, कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। ठीक, तो एम के लिए मास, मास मतलब कैपिटल एम, वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या है एल टी की पावर -1, तो लिख लो एल टी की पावर -1। अब स्क्वायर लगा तो इस पर स्क्वायर भी मार देते हैं और इसको अब अरेंज कर देते हैं प्रॉपर। जैसे ही अरेंज करोगे तो m बन गया आपका एल स्क्वायर आ जाएगा, t की पावर -2 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर जो हमने डायमेंशन निकाली है वर्क डन की,
और यहाँ पे जो निकाली है हमने काइनेटिक एनर्जी, दोनों कैसी हैं? सेम है। बात क्लियर? तो लगे हाथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर का रफ करने वाला हूँ, तो आप सबने नोट कर रखा है, ठीक? तो अच्छी बात है। अगला लिखिए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक? अभी मैं नीचे की नहीं रफ करूँगा क्योंकि कुछ आपको दिखाना है ना, कि आप याद कैसे रख सकते हो चीज़ों को। तीसरा आपका क्या है? फिफ्थ, सिक्स हो गया, सेवेंथ आपका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पूरा का पूरा ऐसे लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है? mgh, है ना? कई बार फ्लो में सुना होगा, आप लोग टीवी देखते होगे तो वहाँ पे एक दादा आते हैं mdh, चाट मसाले वाले, तो ऐसे ही याद रखना mgh। m क्या है? आपका मास है, तो मास के लिए कैपिटल M। जी आपका एक्सीलरेशन है, और अभी हम लोगों ने निकाला था एक्सीलरेशन का क्या है? एक्सीलरेशन का होता है LT की पावर -2। बात क्लियर? तो एक्सीलरेशन हो गया LT की पावर -2। और h आपके पास हाइट हो गई, और हाइट का मतलब क्या? लेंथ ही तो है, तो लेंथ का फिर से L आ गया। और जैसे ही आप इनको कंबाइन करोगे तो आपको देखो फिर से मिला ml² T की पावर -2। बात क्लियर? कोई समस्या वाली बात तो होगी नहीं। अगर आप देखो तो इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, तीनों का तीनों सेम है, यानी कि जो आपका वर्क का है वही आपका पोटेंशियल एनर्जी का है, और वही आपका किसका है? काइनेटिक एनर्जी का भी है। बात क्लियर? तो एक बात तो हमको क्लियर हो गई यहाँ पे कि जो वर्क है वही काइनेटिक एनर्जी है और वही पोटेंशियल एनर्जी है ना? यानी कि अगर आप देखो तो आपने एक लॉ पढ़ा था बहुत साल पहले, 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, है ना? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना? ओनली इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अगर आप देखो तो जो आपका वर्क है वही किस में ट्रांसफ़र होता है? एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है, ठीक? और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है, और इसीलिए इन सबका जो यूनिट होती है वो भी सेम होती है, और जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो भी सेम होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो वर्क का यूनिट है हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग जूल यूज़ करते हैं, है ना? जूल। और इसका भी यूनिट क्या है? जूल। इसका भी यूनिट क्या है? जूल। बात क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट की बात नहीं है। तो इनका जो यूनिट है वो भी क्या होता है? जूल होता है, सेम है, ठीक? और इनका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो भी क्या है? सेम है। बात क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक चीज़ और भी आगे हम लोग बढ़ते हुए चलते हैं। ये आ गया आपके पास, ये हो गया 8 नंबर, है ना? अगला लिख लीजिए प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन में एरिया। बात क्लियर? और फोर्स का हमने कितनी बार बोला आपसे कि डायरेक्टली याद रखना है आपको। कोशिश करिए, क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, और मास इंटू एक्सीलरेशन का मतलब क्या? mlt की पावर -2। मार दिया फटाक से, mlt की पावर -2, और नीचे एरिया। एरिया क्या है? लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि L का स्क्वायर, और यहाँ से आपको क्या मिल गया? यहाँ से मिल गया आपका ml की पावर -1 t की पावर -2। तो ये मिल गया आपके पास किसका? प्रेशर के लिए। बात क्लियर? तो इस यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, आसानी से आपने निकाल लिए होंगे, क्योंकि ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसी थी? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जिनके बारे में आपने सुन रखा है ना? आपने 9th में सुना है, 10th में सुना है, इनके बारे में कहीं ना कहीं आपके पास बेसिक नॉलेज थी, ठीक? क्या होती हैं, कहाँ से आती हैं, है ना? अब आगे कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ आने वाली हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है ना? तो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जब आपको पता नहीं है तो अगर आपसे कोई डायमेंशन पूछेगा तो आप क्या होगे? नील हो जाओगे। तो आपको करना क्या है? हमारे साथ साथ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो इम्पॉर्टेंट हैं उनका हम लोग फार्मूला देखेंगे, फिजिकल और डायमेंशन फार्मूला देखेंगे, और उनकी यूनिट्स भी देखेंगे, ठीक? तो आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। तो अगला है स्ट्रेस। क्या है? स्ट्रेस, है ना? तो स्ट्रेस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक? और इसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, और इसे होता क्या है? ये भी आपका फोर्स अपॉन एरिया, इसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया ही है। बात क्लियर? बट जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आप पाओगे कि प्रेशर और स्ट्रेस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ना?
ऑल्दो इनका फॉर्मूला सेम है, इनकी यूनिट भी सेम आएगी, इनका डायमेंशन फार्मूला भी सेम आएगा, बट इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे वर्क और काइनेटिक एनर्जी में, ठीक, उनका फॉर्मूला सेम है, उनका यूनिट भी सेम है, बट उनका जो उनमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है उन दो फिजिकल क्वांटिटीज़ में, है ना। तो स्ट्रेस का आप डायरेक्टली ऊपर से लिख लो, क्या होता है mL⁻² अपॉन L²। जैसे इसको हटाया तो क्या मिल गया, mL⁻⁻1 T⁻²। ये आपका बन गया। बात क्लियर, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं थी। अगली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है आपकी स्ट्रेन। क्या है, स्ट्रेन। और स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ΔL/L अगर लेंथ में है, ठीक। अगर स्ट्रेन एरिया में है, स्ट्रेन ऑन एरिया में हो, मान लो नीचे ये एरिया के लिए है और ये लेंथ के लिए है ना, तो ΔA/A होता है। अब ये है क्या चीज़, इसके बारे में आप ये समझ लो कि जैसे मान लो अगर आप कोई एक वायर लो, तो वायर को जब आप खींचोगे तो उसकी लेंथ में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा उसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगा। तो स्ट्रेन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो उस डिफॉर्मेशन को डिफाइन करती है, ठीक। यानी कि जो उसमें डिफॉर्मेशन आया, जितना चेंज आया, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बात क्लियर। तो जो डिफॉर्मेशन आया, कितना परसेंट डिफॉर्मेशन आया, कितना आया, वो सब चीज़ कौन डिफाइन करता है, स्ट्रेन। अच्छा, ये आपका लेंथ में, अगर लेंथ में है तब भी आपका उसमें स्ट्रेन आएगी, अगर आपका एरिया में डिफॉर्मेशन हो रहा होगा तब भी स्ट्रेन आएगी। इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। बात क्लियर। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डायमेंशन बताओ, ठीक। या इसको हम लोग बल्क स्ट्रेन बोलते हैं, या इसको हम लोग एरियल स्ट्रेन भी बोलते हैं। बात क्लियर। तो इसका जब आप डायमेंशन लिखोगे तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर क्या है, लेंथ। भाई ΔL का मतलब क्या हुआ, लेंथ। तो लेंथ का L मिल गया और नीचे भी क्या है, लेंथ L मिल गया। अगर इधर वाले का देखोगे तो यहाँ पे भी L² ऊपर और L² नीचे, और अल्टीमेटली ये सब क्या है, कैंसिल। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका डायमेंशन क्या मिल गया, m⁻0 L⁻0 T⁻0। यानी कि अगर आपको याद हो तो मैंने पहले लेक्चर में एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में कुछ बातें बताई थी कि वो कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका जो डायमेंशन है वो डायमेंशनलेस होगी, उनका डायमेंशन नहीं होता था, बट उनकी यूनिट होती थी। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे स्ट्रेन को, तो स्ट्रेन एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन भी नहीं है और इसका यूनिट भी नहीं है। बात क्लियर। अगर आप इसका यूनिट देखोगे तो इसका यूनिट भी नहीं है। इसी के साथ साथ एक और फिजिकल क्वांटिटी आती है ऐसी ही, उसको भी अभी दिमाग में आ गया तो आप लिख लो। आपको पता होगा, आप सबने पढ़ा होगा, जब लाइट पढ़ी होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की एक चीज़ होती है। बात क्लियर। अगर आप किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो तो लाइट रे कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ हल्का सा मुड़ जाती है, चेंज हो जाती है, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। तो आपको पता होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था वहाँ पे, है ना। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका भी जो फॉर्मूला है वो V/c होता है। V है स्पीड ऑफ जो लाइट रे है और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। बात क्लियर। ये आपका जो भी रे होती है उसका एक मीडियम, मतलब अगर आप समझो कि दो मीडियम है आपके पास, ये आपका फर्स्ट मीडियम है ना, मीडियम फर्स्ट, और ये आपका सेकंड मीडियम। तो v है आपका इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट और c है आपका दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो यहाँ पे देखो दोनों में V/c ही आया, वेलोसिटी ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी, तो इसका भी आपको क्या मिलेगा, डायमेंशन m⁻0 L⁻0 T⁻0। बात क्लियर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कोई यूनिट नहीं होता, है ना, और ना ही इसका डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। तो ये बात आपको क्लियर होगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गई, एरियल स्ट्रेन हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इन सब का कोई डायमेंशन ही नहीं एग्जिस्ट करता, और डायमेंशन नहीं है तो इसका यूनिट भी नहीं है। बात क्लियर। इसके अलावा लगे यार हम लोग एंगल और सॉलिड एंगल भी चेक कर लेते हैं। एंगल का क्या था, एंगल का फॉर्मूला था आर्क अपॉन में रेडियस, है ना। और अगर आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला तो नहीं बनता था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब आर्क अपॉन रेडियस लिखोगे तो ये भी आपका लेंथ है और ये भी आपका लेंथ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा mL0 T⁻0, सब कुछ जीरो। अगर आप सॉलिड एंगल देखोगे तो सॉलिड एंगल में भी यही कहानी है भाई साहब। क्या आपको पता है सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता था, हमने बताया था ना, एरिया ऑफ कैप, याद करो थोड़ा पुराने लेक्चर पे एक बार,
और यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इसका भी जब आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या मिलेगा, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, है ना। तो ये भी आपके पास कैसी क्वांटिटी मिल गई, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मिल गई जिसका यूनिट ही नहीं, जिसका डायमेंशन ही नहीं है, यानी डायमेंशन लेस है। बात क्लियर। तो अगर आप देखो तो कई बार कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, है ना। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, बोल देंगे कि फाइंड द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव यूनिट बट नॉट डायमेंशंस। तो आपको पता होना चाहिए कि ये केवल एंगल और सॉलिड एंगल ऐसी यूनिट होती हैं जिनका जो यूनिट है वो स्पेसिफिक डिफाइन किया गया है, जिसको हम लोगों ने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में पढ़ा था। ठीक, तो ये आपका मेरे हिसाब से तैयार हो गया होगा, इसमें ऐसा कुछ चैलेंजिंग है नहीं। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे, 12 तक गिनती पहुँच गई है। तो अभी कुछ और देख लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। मैं रफ कर रहा हूँ, आप भी जो है रफ करिए और आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते चलते हैं। तो अगला क्या है, अगली जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके बारे में भी आपने सुना नहीं होगा अभी तक, है ना। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को सुना है आपने, है ना। कई बार आपने ऐसे ही फ्लो में कभी सुन लिया होगा कि विस्कस फ्लूइड। तो हमारे पास अगली क्या है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है ना। किसकी प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी। ठीक, जब भी आप लोग कोई लिक्विड देखते हो वो कितना गाढ़ा है, ठीक, यही हम लोग बताते हैं उसकी विस्कोसिटी से। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है ये होता है F बराबर नीटा dV/dx इंटू A। ठीक, और ये जो नीटा है यही क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है विस्कोसिटी को, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसी का आपको डायमेंशनल फार्मूला डिफाइन करना है। ठीक, और ये चीज़ आया भी, अगर आप उठा के देखो तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये इसका डायमेंशन आपसे पूछा गया होगा, चाहे जेई का एग्जाम देखो चाहे नीट का एग्जाम देखो, आपको मिलेगा। तो अगर आप इसका फॉर्मूला बनाओगे तो क्या मिलेगा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो नीटा बराबर यहाँ से हमको मिला F अपॉन में ये भेज दो, ये भेज दो, अपॉन में आ गया dV/dx इंटू में A। अब होता क्या है समझ लेते हैं। F आपके पास पता है, आपको फोर्स है, A आपका एरिया है, और इस पूरी क्वांटिटी को जो dV/dx है इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। ठीक, या dV है ये आपका है वेलोसिटी, क्या होता है वेलोसिटी, और dx है आपका लेंथ। बात क्लियर। जिस तरीके से हम लोग अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या बोलते हैं, रेट, है ना। उसी तरीके से अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग उसकी लेंथ से डिवाइड करें, यानी कि स्मॉल लेंथ से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, उसको ग्रेडियंट वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे। ठीक, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हो। तो फोर्स का क्या होता है, mL/t की पावर -2, ये आपने याद कर रखा है। वेलोसिटी के लिए LT की पावर -1, और नीचे क्या है, लेंथ हमने बता दी। ठीक, तो लेंथ के लिए L, और एरिया है तो L²। काट पीट दो, उड़ा दो, एक L से एक L गया, और ये L ऊपर जाएगा, और ये T की पावर -1 भी ऊपर जाएगी, और क्या मिल गया, mL की पावर -1। ठीक, mL की पावर -1। T की पावर ये माइनस में है, ऊपर भी माइनस में है, तो ऊपर जब जाएगा तो T की पावर -1 बचेगा। बात क्लियर। तो mL की पावर -1, T की पावर -1, ये किसका हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बात क्लियर। ऐसा कुछ चैलेंजिंग नहीं था, सिंपल ही था, हमने बस आसानी से कैलकुलेट कर लिया। इसके अलावा जो इसका यूनिट होता है, यूनिट ऑफ दिस, अब बात कर रहे हैं तो इसके यूनिट के बारे में भी जान लें। इसका यूनिट होता है पॉइज, POISE, पॉइज, है ना। ये इसका यूनिट होता है CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम में। बात क्लियर। तो ये हो गया आपके पास। अगली जो फिजिकल क्वांटिटी है, हम लोगों ने स्प्रिंग के बारे में पढ़ा है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। स्प्रिंग फोर्स नाम की एक चीज़ होती थी, है ना। एक स्प्रिंग फोर्स के लिए कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। ठीक, तो ये मैं रफ करता हूँ। अगला है
स्प्रिंग के लिए हम लोगों ने एक कांस्टेंट डिफाइन कर रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आप सबको पता है जब आप कोई किसी स्प्रिंग को लेते हो उसको कंप्रेस करते हो या फिर उसको इलोंगेट करते हो तो वहाँ पे एक फोर्स लगाना पड़ता है ना। और स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाती है। तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है ये आपका कौन सा हो गया, 14th। गड़बड़ हो गया, चलो ऐसे लिख लेते हैं नंबर। तो स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स जो होता है F, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं kx से। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट। और इसका यूनिट आपको डिफाइन करना है, डायमेंशनल फार्मूला। और ये x क्या है, ये x है लेंथ। तो आप आसानी से डिफाइन कर लोगे, इसमें कोई चैलेंजिंग नहीं बचा भाई। एक अगर k का डायमेंशन डिफाइन करना तो k का हो जाएगा F/x। और इसीलिए मैंने बोला था कि आपको f याद रखना है। और f अगर आपने याद रखा है तो काम खत्म। mLt⁻², और नीचे l गया तो क्या मिल गया, mt⁻²। तो ये मिल गया आपका स्प्रिंग फोर्स। कोई दिक्कत की बात है ही नहीं यहाँ तक। इसके अलावा एक और आता है 15 नंबर पे, आपने सुना होगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। या फिर आपने इसको हम लोग कैपिटल Y से डिनोट करते हैं, है ना। या दूसरा आपने सुना होगा बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बात क्लियर, इसको हम लोग कैपिटल B से डिफाइन करते हैं। बात क्लियर। तो हमारे पास ये दोनों की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं इनका डायमेंशन सेम होगा, है ना। और इसको हम लोग पढ़ेंगे भी अगले चैप्टर में, आगे मिलेंगे। बट ये होते क्या हैं, जो आपका यंग मॉडुलस होता है Y, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये रेशियो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का। बल्क मॉडुलस भी आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का ही रेशियो होता है। तो अगर आप इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइन करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से आपको स्ट्रेस का मिल जाएगा और स्ट्रेन का मिल जाएगा। स्ट्रेस क्या था, जो प्रेशर का था, याद करो, F/एरिया मैंने बताया था स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या थी, यूनिटलेस, डायमेंशन यूनिट कुछ थी ही नहीं इसकी। तो अगर आप Y के लिए डिफाइन करोगे तो Y आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया का। और नीचे से अगर आप देखोगे तो डेल्टा L/L, ये फॉर्मूला बना। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या है, mLt⁻² अपॉन L²। और नीचे से तो L की पावर 0 है ये। ऊपर देखो तो क्या बन गया, वही बन गया क्या, mL⁻⁻1 t⁻²। खत्म। ठीक, तो ये भी बात क्लियर हो गई कि हमने यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में पढ़ लिया। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस थी, है ना। इसके अलावा और भी कई सारी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या बची है। ठीक, तो एक दो तो फटाक से हीट वगैरह की देख लेते हैं, लिख लो 16 पे, याद आ गया। लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, Q = mL। और ये जो L है यही क्या होती है, लेटेंट हीट, कोफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट, है ना। इसके लिए जब L के लिए आप डिफाइन करोगे तो ये L किसके बराबर हो जाएगा, Q/m के। और ये Q क्या है, ये आपका हीट है। और हीट भी क्या होती है, एक एनर्जी होती है। और एनर्जी अगर है तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो वर्क के बराबर ही होगा, है ना। और ये आपका मास हो गया। कोई समस्या, निकाल देते हैं। वर्क का हम लोगों ने निकाल रखा है, क्या होता है mL² t⁻²। और नीचे से m आ गया और m ने m को उड़ा दिया, क्या मिल गया, L² t⁻²। तो ये मिल गया आपके पास क्या, लेटेंट हीट के लिए। ठीक, अगला हमको पता है कि लेटेंट हीट पढ़ लिया है तो अब स्पेसिफिक भी हीट भी आनी चाहिए। ये भी फार्मूला आपने पढ़ रखा है 10th में, है ना। तो स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या होता था, Q = ms∆T। याद करो भाई, Q = ms∆T होता था फार्मूला कुछ। तो आपको वहाँ से S का निकालना है डायमेंशन फार्मूला। ठीक, तो अगला है 17 नंबर पे स्पेसिफिक हीट। ये क्या होता है,
Q बराबर ms डेल्टा टी, और ये S आपका क्या है स्पेसिफिक हीट। तो S जब आप डिफाइन करोगे तो Q अपॉन में m डेल्टा टी आ जाएगा, और डेल्टा टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर, ये टाइम का चेंज नहीं है भाई साहब, चाहो तो इसको कैपिटल T बना लो, ये टेम्परेचर का चेंज है, अगर आप T मार दिए इससे ही काम निपट गया। ठीक, आगे Q क्या होता था, Q हमने बताया अगर जो Q हीट है, हीट का क्या होगा, क्योंकि हीट भी एनर्जी है तो जो वर्क होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगा, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा वही हीट एनर्जी का होगा। तो ये आ गया mL² T की पावर -2, और m के लिए m, और यहाँ पे आप देखो ये टेम्परेचर आ गया, तो टेम्परेचर के लिए हमको क्या यूज़ करना था थीटा, है ना, बात क्लियर। m ने m को उड़ा दिया और यहाँ से क्या मिल गया L² T की पावर -2 एंड थीटा की पावर -1। तो ये मिल गया हमको, हमने स्पेसिफिक हीट भी पढ़ ली, और फटाक से एक दो क्वांटिटीज़ देख लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक जो फोर्सेस हैं क्या बोलते हैं, कुछ एक कांस्टेंट होते हैं, है ना, जैसे आपने सुना होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बाद एक गैस कांस्टेंट होता था। ठीक, अगर आपने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक PV बराबर nRT जब लिखते थे तो R एक कांस्टेंट मिलता था। तो कुछ हम लोग कांस्टेंट के बारे में ही चलेंगे। 17 हो गए हमारे पास, 18 नंबर पे पहुँचते हैं, तो इसको ले लेते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या है, ये एक लिक्विड की सरफेस पे एक फोर्स लगता है, ये वो चीज़ है, बात क्लियर। तो सरफेस टेंशन अगर आपसे पूछे क्या होता है, फोर्स एक्ट ऑन लिक्विड सरफेस, और इसका फॉर्मूला क्या है F अपॉन में L, और F आपको पता है, मैंने बोला है याद रखो mLT की पावर -2, L का L उड़ा दिया तो क्या मिल गया mt की पावर -2। ये आपका सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बन गया। इसके अलावा ये हो गई कहानी कुछ, अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पे स्टॉप। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक उठानी है, बुक में और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलेंगी, आपको उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन निकालना है, कोशिश करनी है। कोशिश क्या एक्चुअल में प्रैक्टिस ही है, आप उठा के मारोगे, फार्मूला पता होगा तो आप उसका रख के कैलकुलेट कर लोगे। ठीक, हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें हैं, कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं जिनका जो हमको डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहला इसमें कुछ कांस्टेंट्स हैं, पहला कांस्टेंट कौन है, पहला आपका आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सबसे पॉपुलर है, अच्छा लगता है सबको, है ना। अब ये आता कहाँ पे है, अगर आपसे कोई पूछे भैया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये आता कहाँ है, होता तो है ये बात अलग है, तो आता कहाँ है, जब आप न्यूटन वाला फार्मूला देखोगे जो न्यूटन साहब ने दिया था, F = G m1 m2 अपॉन r²। तो यहाँ पे देखो ये जो G है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बात क्लियर। और इस G का डायमेंशनल फार्मूला आपको डिफाइन करना है, ये भी बात क्लियर हो गई। अब इस G का जब आप डायमेंशनल फार्मूला डिफाइन करने के लिए जाओगे तो आपको एक G का फार्मूला बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। तो G का फार्मूला बनाने के लिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको नीचे पटक दो उठा के, तो F × r² अपॉन में m1 m2 मिल गया, और F क्या है, फोर्स है आपका, फिर से वही कहानी mLT की पावर -2 बना दिया, और यहाँ से L का स्क्वायर चिपका दिया, और यहाँ से m × m है तो ये आपका m का स्क्वायर बन गया। कोई समस्या वाली बातें नहीं, उड़ा देते हैं, काट देते हैं, अरेंज कर देते हैं, काम खत्म। तो m और m², तो ऊपर क्या बचा, m की पावर -1, L और L³ तो L³ बन गया, T है तो काम खत्म। बहुत ही आसान सा था, बट अगर आप देखोगे तो किसी न किसी एग्ज़ाम में आया ही हुआ होगा। ये आसान है, ऐसा कुछ था नहीं, चैलेंजिंग, बात क्लियर। अगला जो है कांस्टेंट की लिस्ट में ही ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से। और ये चीज़ ये आपको मिलता कहाँ पे है,
अगर आप इस गैस कांस्टेंट को देखो तो ये मिलेगा कहाँ पे, ये आपको आइडियल गैस इक्वेशन में मिलेगा भाई। आप सबने सुन रखा है PV बराबर nRT नाम की एक इक्वेशन होती थी, ठीक। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, जब नंबर ऑफ मोल क्या हो 1 हो, PV बराबर RT, ठीक। n क्या है, n आपका नंबर बताता है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, है ना। P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम और T क्या है टेम्परेचर। आपको पता होना चाहिए P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर, n नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आप R का फॉर्मूला यहाँ से बनाते हो तो R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, PV अपॉन में n इंटू टी, ठीक। P प्रेशर हो गया, V वॉल्यूम हो गया, n आपका नंबर हो गया, T आपका क्या हो गया टेम्परेचर। तो फटाक से बना दो, प्रेशर का हमको पता है फोर्स अपॉन में एरिया, और वॉल्यूम का वॉल्यूम ही रख लो, और अपॉन में n इंटू टी मतलब टेम्परेचर है। अब आप इसका लिख लो, फोर्स के लिए क्या mLT की पावर -2, और एरिया के लिए L², वॉल्यूम के लिए L³। ध्यान रखना वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ को जब आप 3 बार करते हो मल्टीप्लाई तब आपका वॉल्यूम बनता है, ठीक। तो वॉल्यूम का आपका हो गया L³, और नीचे क्या है n का कोई डायमेंशन होगा नहीं क्योंकि n क्या है नंबर, और T टेम्परेचर, तो इसका क्या हो गया थीटा। कोई समस्या, कोई समस्या की बात नहीं। तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो देखो L² से यहाँ का 3L कट जाएगा, 1L बचेगा इसमें से। तो ये इसको जब आप अरेंज करने के लिए जाओगे तो ये मिलेगा m, L और L यहाँ से L² T की पावर -2 और थीटा। तो ये आपका क्या मिल गया, ये मिल गया आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, आया भी है कई बार, क्योंकि आता है बच्चे सोच नहीं पाते कहाँ से निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि गैस कांस्टेंट कहाँ से निकालते हैं, PV बराबर nRT इक्वेशन का यूज़ करके। इसके अलावा एक और पॉपुलर कांस्टेंट है इसी में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कौन सा, बोल्ट्जमैन, बोल्ट लिख लो फिर Z मार लो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी जो है उसको भी हम लोग कैसे निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, ये देख लेते हैं, ठीक। तो अगला हमारे पास आ गया कांस्टेंट में ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक। इसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आता कब है, जब आइडियल गैस इक्वेशन को हम लोग मॉडिफाई करते हैं तो वो इक्वेशन कुछ कन्वर्ट हो जाती है इस फॉर्म में, PV इज इक्वल टू NKT, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बात क्लियर, और T इज टेम्परेचर, P इज दिस, सब कुछ सेम, ठीक। तो इसको अगर आप लिखोगे तो यहाँ से अगर आप K का फॉर्मूला बनाओगे तो देखो K आपका PV अपॉन में NT मिलेगा। एग्जैक्टली देखो तो आपका जो पुराना फॉर्मूला था वही कॉपी हो रहा है, ठीक। तो इसको हमने फोर्स अपॉन एरिया लिखा, mLT की पावर -2 लिखा, अपॉन में L² लिखा, इंटू L³ लिखा, अपॉन में थीटा लिखा, और इसको कटपिट मारा तो क्या मिल गया, mL² T की पावर -2 थीटा की पावर -1। तो ये आपका क्या मिल गया, ये आपको एक और तीसरा कांस्टेंट मिल गया, बोल्ट्जमैन। आता है एग्जाम में कभी कभार, ठीक। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ रहे होगे, अगर 11th वाले बच्चे होंगे, तो 12th वाले हैं वो पढ़ेंगे आगे चल के। एक होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, है ना। केमिस्ट्री में आपको जल्दी मिल जाएगा और फिजिक्स में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कैपिटल H इसको H से डिनोट करते हैं। और ये आता कहाँ पे है, जो प्लैंक कांस्टेंट है ये आपका जो मिलेगा वो E, यानी कि ये E क्या है, एनर्जी, और ये एनर्जी होती है H इंटू न्यू। दिस न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी, और दिस इज़ एनर्जी। और किसकी एनर्जी है ये एक्चुअल में सोलर सिस्टम से, सोलर सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तब हमको मिलता है ना, कि जो रेडिएशन की किसी एनर्जी होती है जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी हो, उसके लिए डिफाइन करी जाती है। तो जब आप H यहाँ से डिफाइन करोगे तो H आपको मिल जाएगा E अपॉन में न्यू, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर आपको पता होगा तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है ना। यानी अगर फ्रीक्वेंसी देखो तो ये होगा T इनवर्स। बात क्लियर, तो उठा के रख लो यहाँ पे।
तो ई क्या है, एनर्जी, एनर्जी का हमको पता है ml² T⁻², और ये आपका T इनवर्स हो गया, इसको ऊपर ले जाके पढ़ के तो क्या मिल गया ml² T⁻⁻1। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपका चौथा कांस्टेंट मिल गया, प्लैंक कांस्टेंट। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे कांस्टेंट हो गए और बाकी कुछ बचा तो है नहीं इसमें, है ना, और एक आध अगर छूटे भी होंगे तो उनको हम लोग देख लेंगे चलते चलते। अच्छा, एक और साथ में हम लोग कर लेते हैं रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ना कई बार, कहाँ पे पढ़ी होगी, V बराबर IR इक्वेशन पढ़ी है सबने। V क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस। तो R जब आप देखोगे तो ये V/I हो जाएगा। अब समस्या ये हो गई कि आपको V का भी नहीं पता है और I तो पता है, इलेक्ट्रिक करंट है, इसका कैपिटल A हो जाएगा। V क्या है, V है आपका पोटेंशियल, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V, ये होता है वर्क अपॉन में चार्ज। बात क्लियर। तो पहले हम इसका अलग से निकाल लेते हैं, फिर उसका उठा के वहाँ पे रख लेंगे। तो वर्क का हमको पता है ml² T⁻², और चार्ज क्या होता है, ये होता है A × T, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। तो इसको जब आप अरेंज करोगे तो मिल जाएगा ml² T⁻³ A⁻⁻1, है ना। अब इसको उठा के आप यहाँ चिपका दो, तो ml² T⁻³ A⁻⁻1 और नीचे A। तो इसको जब आप बनाओगे बढ़िया था, देखो डिजाइनर बनेगा, ml² T⁻³ A⁻⁻2। तो ये आपका मिल गया रेजिस्टेंस का। अच्छा, इसके अलावा भी और कई सारे हैं, ठीक। आप पढ़ोगे तो आपको एक एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी या फ्री स्पेस, ठीक। उसका फार्मूला अलग है, उसके फार्मूले से हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे पढ़ोगे तो आपको एक मैग्नेटिक का मिलेगा, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू नॉट। तो म्यू नॉट भी क्या है आपका, ये आपका परमिएबिलिटी होता है या फ्री स्पेस। तो वैसे तो हमारे पास अलॉट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका हमको डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, निकालना पता होना चाहिए, बट हम लोग बेसिक अभी तक इतनी ही रखेंगे, और जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटी हमारी नीड में आती जाएंगी हम लोग उसका फार्मूला कैलकुलेट करते हुए चलेंगे, ठीक। तो होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ को का डायमेंशन डिफाइन करा और उनका डायमेंशंस कैलकुलेट करा। अगर कोई डाउट हो तो आप अपना जो भी व्यू होगा आपका, जो भी आपका रिव्यू होगा, आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक। अगर कोई कमी हो तो आप बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक। तो अगर कोई डाउट हो तब भी आप पूछ सकते हो। फिर चलते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय।